आईसीआईसीआई बैंक और कोटक बैंक ने पहली तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। चलिए पूजा त्रिपाठी के पास चलते हैं, पूरी डिटेल्स लेकर वो मौजूद है हमारे साथ। अनुमान से बेहतर देखने को मिले हैं आईसीआईसीआई बैंक के भी नतीजे हर फ्रंट पर। अगर ब्याज से आय की बात करें तो वहां पर 21% की ग्रोथ देखने को मिली है। हमारा अनुमान करीब 20% के आसपास का था। मुनाफे में 50% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है और वजह यह है कि इस बार कंपनी के जो प्रोविजन है वहां पर कमी आई है। हम 1900 करोड़ के आसपास के प्रोविजन एक्सपेक्ट कर रहे थे, उसके सामने जो प्रोविजन के फिगर आए हैं वो करीब 1140 करोड़ के आए हैं। तो एक गिरावट है, जो हम अनुमान कर रहे थे उससे कम ही प्रोविजनिंग यहाँ पर करने को मिली है। इस वजह से हम देख रहे हैं कि मुनाफे में काफ़ी अच्छा जंप इस बार देखने को मिल रहा है। 50% की ग्रोथ मुनाफे में दर्ज हुई है। एसेट क्वालिटी की बात करें तो वहाँ पर भी नंबर्स में कमी देखने को आई है। ग्रॉस एनपीए अगर देखेंगे तो 3.5% से घटकर 3.4% के पास आए हैं और नेट एनपीए के जो आंकड़े हैं वहाँ पर भी कमी देखने को मिली। 0.76 से बढ़कर घटकर 0.70% के फिगर्स आए हैं। हम फ्लैट अनुमान कर रहे थे लेकिन यहाँ पर हल्की कमी देखने को मिली। ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए दोनों ही फ्रंट पर। मार्जिन के आंकड़े स्टेबल हैं 4% के आसपास। एडवांसेस की बात करेंगे तो वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ हम एक्सपेक्ट कर रहे थे और ऐसा ही कुछ हुआ। 19% हमारा अनुमान था, 22% की ग्रोथ एडवांसेस में देखने को मिली। डिपॉजिट में 13% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है और अगर कासा की बात करेंगे तो वो 45.8% के पास स्टेबल रहे हैं। तो कुल मिला के बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के जो नतीजे आए हैं वो अनुमान के मुताबिक ही रहे। मुनाफे के फ्रंट पर अनुमान से काफ़ी बेहतर नंबर्स देखने को मिले। धन्यवाद पूजा, बने रहिए हमारे साथ। कोटक बैंक के भी नतीजे आ गए हैं, तो जून तिमाही के कोटक बैंक के नतीजों में क्या कुछ खास रहा है, बताएं पूजा। कोटक महिंद्रा बैंक के नतीजे अनुमान से बेहतर ही दिखाई दे रहे हैं। केवल एक मुनाफा अगर देखेंगे तो वहां पर मिस नजर आ रहा है। हमारा अनुमान था 31% की ग्रोथ का, लेकिन उसके सामने 26% की ग्रोथ देखने को मिली है। प्रोविजनिंग में हल्की कमी से और ऑपरेटिंग प्रॉफिट जैसा जितना कि हम अनुमान कर रहे थे उतनी ग्रोथ नहीं आई है। इस वजह से मुनाफा में एक मिस दिखाई दे रहा है। लेकिन बाकी सब फ्रंट पर अगर देखेंगे तो नंबर्स काफी मजबूत नजर आ रहे हैं। ब्याज से आय में देखिए करीब 19% की ग्रोथ आई है। हम 18% की ग्रोथ का अनुमान कर रहे थे। जो मार्जिन के नंबर्स आए हैं यानी कि निम्स वो भी काफी स्ट्रांग है और इस बार 4.92% के आसपास के मार्जिन फिगर्स देखने को मिले हैं। फीस एंड सर्विसेज ये एक नंबर देखेंगे तो वहां पर 42% की ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। और इस बार जो एसेट क्वालिटी के नंबर्स हैं वो भी काफी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। जो हम अनुमान कर रहे थे उससे बेहतर हैं। ग्रॉस एनपीए 2.3 का अनुमान कर रहे थे लेकिन उसमें कमी आई है। 2.24% के आसपास ये नंबर्स देखने को मिले और नेट एनपीए 1% के नीचे बरकरार है। 0.62% के आसपास नेट एनपीए के आंकड़े देखने को मिले हैं। एडवांसेस पर नजर डालेंगे तो वो भी हमारे अनुमान से बेहतर आंकड़े हैं। करीब 29% की ग्रोथ वहां पर दर्ज हुई है। हम 28% की ग्रोथ का अनुमान कर रहे थे और डिपॉजिट्स पर अगर नजर डालेंगे तो हम 12% की ग्रोथ की उम्मीद कर रहे थे और 19% की ग्रोथ यहां पर देखने को मिली है। तो अगर कंपनी के बिजनेस ग्रोथ पर भी नजर डालेंगे तो वहां पर भी काफी स्ट्रांग ग्रोथ नजर आई है। स्पेशली जो हाउसिंग सेगमेंट है वहां पर काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है हाउसिंग एंड एलआईपी सेगमेंट में, जिसमें कि 46% की सालाना आधार पर ग्रोथ इस बार दर्ज हुई है। तो ओवरऑल देखेंगे तो मुनाफा एक मिस जरूर दिखाई दे रहा है लेकिन बाकी सभी फ्रंट पर अनुमान से बेहतर नंबर्स नजर आ रहे हैं कोटक महिंद्रा बैंक के। धन्यवाद पूजा बताने के लिए कि कोटक और आईसीआईसीआई के नतीजे कैसे रहे। आरआईएल ने भी अपनी जून तिमाही के नतीजे जारी कर दिए हैं। कैसे रहे नतीजे जानने के लिए चलते हैं हमारे सहयोगी सौमित के पास। रिलायंस इंडस्ट्रीज के अगर फर्स्ट क्वार्टर के नंबर्स अगर आप देखेंगे तो एनालिस्ट एस्टिमेट से नीचे आए हैं एबिटा और नेट प्रॉफिट फ्रंट में। अगर आप देखेंगे कंपनी का जो एबिटा है वो करीब 41,570 करोड़ के आसपास एक्सपेक्टेड था एनालिस्ट को, बट जो कंपनी ने नंबर रिपोर्ट किया है वो करीब 38,000 करोड़ का है। और नेट प्रॉफिट में भी अगर आप देखेंगे तो 24,300 करोड़ का एक्सपेक्टेशन था, बट कंपनी के जो नंबर्स आए हैं वो करीब 18,000 करोड़ के आसपास है। अगर आप सेगमेंट वाइज देखेंगे तो आपको क्लियरली मालूम पड़ेगा कि O2C सेगमेंट जो है उसी में एक बड़ा मिस आया है कंपनी के नंबर्स में। एनालिस्ट एक्सपेक्ट कर रहे थे O2C सेगमेंट का जो एबिटा है वो करीब 23,500 करोड़ के आसपास आएगा, बट कंपनी ने जो एक्चुअल नंबर्स रिपोर्ट किए हैं वो करीब 19,900 करोड़ के आसपास है। अब हमारे अनुमान से ये शायद दो कारणों की वजह से हुआ होगा। पहले तो ये है कि कंपनी फुल्ली जो हायर ग्रॉस
रिफाइनिंग मार्जिन्स का जो बेनिफिट था वो इस क्वार्टर में रियलाइज़ नहीं कर पाए होंगे। और दूसरा कारण ये भी हो सकता है कि शायद फर्स्ट क्वार्टर में कंपनी ने कुछ अमाउंट का इन्वेंट्री लॉस बुक किया रहेगा, और इसी दो कारणों के वजह से कंपनी का जो O2C सेगमेंट का एबिटा है उसमें एक मिस देखने को मिला है। बट उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो रिटेल सेगमेंट का जो एबिटा है वो एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने प्रीटी मच इन लाइन है। उसके अलावा गैस एक्सप्लोरेशन बिजनेस का जो एबिटा है वो भी एनालिस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक है। और जियो की अगर खासकर बात करें तो रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, एबिटा, सब्सक्राइबर नंबर और आरपू नंबर, ये सारे नंबर्स एनालिस्ट एस्टिमेट्स के मुताबिक है। कंपनी ने जो आरपू रिपोर्ट किया है वो 176 रुपीज़ का है, जो कि ग्रोथ देखने को मिला है ऑन अ क्यू ऑन क्यू बेसिस। लास्ट क्वार्टर ये नंबर करीब 167.6 था, तो करीब 5% का ग्रोथ है। और ये ग्रोथ इसलिए आया है क्योंकि एक रेसिडुअल बेनिफिट था टैरिफ हाइक का, वो उस कंपनी ने इस क्वार्टर में रिकॉर्ड किया है। उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो 3 क्वार्टर सब्सक्राइबर लॉसेस के बाद कंपनी ने पहली बार सब्सक्राइबर एडिशन किया है। करीब 9.9 मिलियन से उनका यूज़र बेस जो है वो बढ़ चुका है फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY23 में। अब अगर आप सम अप करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज के रिजल्ट को, तो रिटेल सेगमेंट और गैस एक्सप्लोरेशन सेगमेंट और टेलीकॉम सेगमेंट के जो नंबर्स है वो इन लाइन है एनालिस्ट एस्टिमेट्स के सामने। बट जो O2C सेगमेंट का एबिटा है उसमें एक बहुत बड़ा मिस देखने को मिला है हमें फर्स्ट क्वार्टर FY23 में। धन्यवाद सौमित। कल आने वाले हैं आईटी की दिग्गज जो कंपनी इन्फोसिस के नतीजे, कैसे रहेंगे ये नतीजे बताने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी पूजा त्रिपाठी। जी, आईटी स्पेस की एक और दिग्गज कंपनी अब इन्फोसिस भी अपने नतीजे घोषित करने वाली है। और पहले तो आपको अनुमान बता देते हैं। रुपी टर्म्स में अगर देखेंगे तो हमारा अनुमान है कि 5.8% की ग्रोथ रहेगी। डॉलर टर्म्स में आय में करीब 3.3% की ग्रोथ देखने को मिल सकती है। लेकिन मार्जिन के फ्रंट पर, जैसा कि हम बाकी दिग्गज आईटी कंपनी, बड़ी आईटी कंपनियों के नतीजों में देख रहे हैं कि मार्जिन में दबाव दिख रहा है, ऐसा ही कुछ इन्फोसिस के केस में भी देखने को मिल सकता है। जो एबिट मार्जिन रहेंगे वो 21.5% से घटकर 20.8% के रह सकते हैं। मुनाफे में भी गिरावट दर्ज होगी, 2.3% की गिरावट हम उम्मीद कर रहे हैं। जो कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ है वो 4 से 4.5% के आसपास रहने का अनुमान है। इसके अलावा जो की नंबर्स होंगे जिसको कि हम वॉच करेंगे, उसमें तो ये कि डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में जिस तरह से बढ़त हो रही है क्लाइंट्स की, उसके चलते एक सहारा मिलेगा। लेकिन मार्जिन में क्योंकि सैलरी में बढ़त हुई है, सप्लाई साइड प्रेशर बना हुआ है, ट्रैवल कॉस्ट में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, उन सब का असर इस बार मार्जिन में देखने को मिल सकता है। तो रुपये में जो डेप्रिसिएशन आई है, गिरावट आई है, उसका भी ज़्यादा कुछ फ़ायदा इस तिमाही देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग और यूरोप वर्टिकल्स में किस तरह के प्रदर्शन रहता है, ये इस पर हमारी नज़र रहेगी। FY23 के लिए गाइडेंस की बात करें तो हमारा अनुमान है कि कांस्टेंट करेंसी रेवेन्यू ग्रोथ करीब 13 से 15% के पास रह सकती है। और मार्जिन के जो गाइडेंस है वो कंपनी 21 से 23% के आसपास देखने को मिल सकती है। ये एक रेंज है। अगर इससे नीचे आता है तो फिर यहाँ पर नेगेटिव रिएक्शन स्टॉक में भी देखने को मिलेगा। तो इन्फोसिस के नतीजे भी बाकी आईटी कंपनियों की तरह भी रहेंगे। मार्जिन में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि मार्जिन को लेकर क्या फिगर्स आते हैं, और गाइडेंस पर भी नजर रहेगी। इन्फोसिस के नतीजों का इंतजार रहेगा कल, पर अब रुख करते हैं यूएस के बाजार की तरफ। लगातार 2 दिनों की तेजी के बाद अमेरिकी बाजार कल गिरावट पर बंद हुए हैं। टेक शेयरों में बिकवाली से नैस्डैक में 225 अंकों की गिरावट रही है। वहीं डाउ जोन्स की अगर हम बात करें तो दिन के ऊपरी स्तर से 300 अंक के दबाव पर दिखाए। लेकिन इस हफ्ते डाउ करीब 1.5% की तेजी पर रहा है। वहीं नैस्डैक की बात करें तो वो 2.5% की तेजी पर रहा। कमजोर नतीजों की वजह से स्नैप के शेयर लगभग 40% तक गिरे हैं। और वहीं अल्फाबेट और मेटा की अगर हम बात करें तो 6 से 8% तक के शेयर में गिरावट दिखी है। अगले हफ्ते यूएस फेड की बैठक पर बाजार की नजर बनी रहेगी। शेयर मार्केट के बिग बुल राकेश झुनझुनवाला की एयरलाइन कंपनी आकाशा एयर आकाश में उड़ने के लिए तैयार हो चुकी है। इस एयरलाइंस ने बुकिंग भी शुरू कर दी है। अगले महीने की 7 तारीख को कमर्शियल फ्लाइट की सेवाएं शुरू की जाएंगी। कंपनी की पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के रूट पर उड़ान भरेगी, जबकि 13 अगस्त को बेंगलुरु से कोच्चि के रूट पर भी उड़ान की सेवाएं शुरू हो जाएंगी। औरों की तुलना से बेहद सस्ती है आकाशा एयरलाइंस की टिकट। आखिर कितनी सस्ती है यह टिकट, देखिए इस रिपोर्ट में। आकाशा एयर
आकाश में उड़ान भरने को तैयार हो चुकी है। शुक्रवार से इस एयरलाइन की टिकटों की बुकिंग शुरू हो गई है और अगले महीने 7 अगस्त से कमर्शियल फ्लाइट उड़नी शुरू हो जाएंगी। पहली फ्लाइट मुंबई से अहमदाबाद के रूट पर उड़ान भरेगी, जिसका मिनिमम किराया 3,948 रुपए होगा, जबकि अहमदाबाद से मुंबई का मिनिमम किराया 3,906 रुपए। वहीं 13 अगस्त से बंगलुरु कोची रूट पर भी उड़ान सेवाएं शुरू हो जाएंगी। दूसरे रूट की पहली फ्लाइट का मिनिमम किराया 3,483 रुपए होगा और कोची से बंगलुरु का मिनिमम किराया 3,282 रुपए का होगा। आपको बता दें कि रूट पर हर हफ्ते 28 उड़ानें होंगी। वहीं अकासा एयर की फ्लाइट्स किफायती किराए में सर्विस दे रही हैं। मुंबई अहमदाबाद रूट पर अकासा एयर की उड़ान दूसरी एयरलाइंस की तुलना में 7.38% सस्ती है, जबकि बंगलुरु कोची रूट पर 5.7% सस्ती है। ऐसे में जहां एक तरफ एयरलाइन कंपनियां लगातार किराया बढ़ा रही हैं, अकासा के आने के बाद एक तरह से प्राइस वॉर होने की संभावना बढ़ गई है। ET नाउ स्वदेश। और बाजार और महंगाई पर अबेकस एसेट मैनेजर के अमन चौहान से खास बातचीत की है ET नाउ स्वदेश के सीनियर एडिटर अजय शर्मा ने। चलिए सुनते हैं इस बातचीत में क्या कुछ निकलकर सामने आया है। जिसके कारण ये रैली आई है। एक तो रिलीफ रैली है, मार्केट्स काफ़ी शार्पली गिर गए थे। रेट हाइक्स का जो टेंशन था उसके पीछे काफ़ी सेलिंग हुई थी। वो डेटा पॉइंट अब मार्केट ने डाइजेस्ट कर लिया है। अब मार्केट्स को पता है कि इन्फ्लेशन ज़्यादा है, मार्केट्स को पता है कि रेट हाइक बढ़ने वाले। बॉन्ड यील्ड से आप देखेंगे तो बॉन्ड यील्ड ऑलरेडी फैक्टर कर रहे हैं कि रेट हाइक और होने वाले हैं। तो कोई भी इंतजार ये नहीं कर रहा है कि फेड और रेट हाइक करेगा कि RBI करेगा। उनको जो लग रहा है कि जिन लोग करने वाले हैं वो बॉन्ड यील्ड में ऑलरेडी फैक्टर हो गए हैं। दूसरा, कमोडिटीज़ के प्राइसेस करेक्ट हो गए। तो मुझे लग रहा है ये जो रिलीफ रैली है ये प्रिडोमिनेंटली कमोडिटीज़ के पीछे हुई है। कमोडिटीज़ पीक आउट हो गए, अपने हाई से सब 10, 15, 20, 25% डाउन है। इनका इम्पैक्ट आपको इन्फ्लेशन में 2-3 महीने में दिखना चालू हो जाएगा। तो मार्केट एडवांस में चलती है। तो मार्केट को ये क्लियर हो गया है कि भाई इन्फ्लेशन जो है वो पीक आउट हो गया है। नंबर्स में 1-2 महीने में दिखेगा, उसके बाद से इम्प्रूवमेंट होगा। और उसके पीछे ये एक रिलीफ रैली जो है वो आई है। प्लस FI सेलिंग भी थोड़ी कम हुई है। पिछले 2-3 दिन से आप देख रहे हैं कि FI की थोड़ी छोटी मोटी अमाउंट है, लेकिन बाइंग हुई है। बट वो एक आप बोलते हैं टर्न अराउंड हो रहा है। नेगेटिव नंबर्स थे वो फ्लैट टू पॉजिटिव हुए हैं। बड़े बाइंग में भी 1-2 महीने में आए, 2-3 महीने में अपने को पता नहीं है, लेकिन एटलीस्ट जो सेलिंग है वो एक बार के लिए बंद हो गया ऐसा लग रहा है। तो ये कॉम्बिनेशन है फैक्टर्स के जिसके पीछे ये रिलीफ आई है ऐसा लग रहा है। मिड कैप के की बात करें, हालांकि आपके पास तो ऑल कैप और मिड कैप 2 स्ट्रेटजीज हैं, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मिड कैप की बात करें तो आपको वहां पे एक करेक्शन होता हुआ नजर आ रहा है कि खत्म हो गया, 40-50% भाव नीचे आ गए, ओनरशिप बहुत HNI और PMSs ने कम की। क्या वहां पे एक वर्स्ट हो गया और वैल्यू अट्रैक्टिव लगने लगी है आपको मिड कैप यूनिवर्स में? वैल्यूएशन डेफिनेटली अट्रैक्टिव है। मैं ये नहीं कह सकता सब मिड कैप अट्रैक्टिव है, क्योंकि कई सारी सेक्टर्स और कंपनीज में मार्जिन प्रेशर है। आपके जो इनपुट प्राइसेस जो थे, जो बढ़ गए थे, उसका इम्पैक्ट अभी भी दिख रहा है। लेकिन जो सेलिंग थी एक बार के लिए, वो लग रहा है कि मिड कैप्स में जो पैनिक सेलिंग जो थी वो एक बार के लिए खत्म हो गई है। अगर ये डोमेस्टिक बाइंग जो है, जो मंथली SIP और जो मंथली म्यूचुअल फंड इन्फ्लोज आ रहा है, अगर ये जारी रहता है तो मिड कैप यहाँ से अच्छा रिटर्न देंगे ऐसा लग रहा है मुझे। आधे हिंदुस्तान पर आसमानी आफत लगातार बरस रही है। कश्मीर से केरल तक लोग बाढ़ और बारिश से परेशान हैं। इंसान तो छोड़िए, भगवान भी इस आफत से अछूते नहीं हैं। मूसलाधार आफत पहाड़ से मैदान तक हिंदुस्तान पर कहर बरसा रही है। पहाड़ी नदी आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी है। नदी में सैलाब आ चुका है। इसकी जद में जो कुछ भी आ रहा है उसे अपने साथ ले जाने को बेताब है। क्या कार, क्या दुकान, सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तस्वीरें बिहार के रोहतास की हैं। यहाँ के कैमूर पहाड़ी इलाके में गुप्ता धाम में अचानक सैलाब आ गया।
देखते ही देखते पानी का लेवल इतना बढ़ गया कि सड़क पर खड़ी कार डूब गई। यहाँ माँ सीता के नाम से कुंड है। इस कुंड में सावन शुरू होने पर नाम मात्र का पानी था, लेकिन मंगलवार रात ऐसी बारिश हुई कि पहाड़ी पर सैलाब ही आ गया। देखते ही देखते यहाँ सब कुछ पानी में डूब गया। एक और यहाँ कैमूर की पहाड़ियों पर बारिश की वजह से सैलाब आ गया, तो वहीं मध्य प्रदेश के डिंडोरी में नर्मदा नदी उफानी हुई है। नदी का जलस्तर खतरनाक लेवल पर पहुंच गया है। घाट पर बने इस मंदिर को देखिए, मंदिर की छत तक नर्मदा का पानी पहुंच चुका है। ऐसा लग रहा है कि मानो सावन के महीने में पिलर पर बने इस विशाल शिवलिंग का जलाभिषेक करने मां नर्मदा आतुर है। गंगा की तेज धार में 7 लोग बह रहे हैं। घाट पर लोग परेशान हैं, लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। सातों लोग बहते हुए एक पुल के पास पहुंचते हैं। वहां मौजूद 2 गोताखोर इन्हें बचाने के लिए पानी में छलांग लगा देते हैं। सातों लोग बहते हुए पुल से आगे निकल जाते हैं, लेकिन गोताखोर किसी तरह इन 7 लोगों का रेस्क्यू कर लेते हैं। कई ट्रक सैलाब में फंसे हुए हैं। पास ही बालू का बड़ा ढेर है। तस्वीरें मध्य प्रदेश के भिंड की हैं। यहाँ अचानक आए सैलाब ने अवैध खनन की पोल खोलकर रख दी। दरअसल सिंध नदी में अवैध खनन के बाद बालू ट्रांसपोर्ट के लिए सैकड़ों ट्रक लाइन में खड़े थे। अचानक नदी में पानी का बहाव तेज हो गया। पहाड़ से पत्थरों की बारिश हो रही है। लगातार पत्थर गिर रहे हैं। तस्वीरें जम्मू कश्मीर के रामबन की हैं। बांध से लगातार पानी का डिस्चार्ज हो रहा है। इस बांध का यह हाल पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश की वजह से है। तस्वीरें गुजरात के तापी में मौजूद उकाई डैम की हैं। गुजरात में अभी आसमानी आफत टली नहीं है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में कच्छ और उत्तर गुजरात में भारी बारिश की आशंका जताई है। हालात पर काबू पाने के लिए एनडीआरएफ की 13 और एसडीआरएफ की 21 टीम तैनात है। दुनिया भर में प्रकृति ने विकराल रूप ले लिया है और कहीं भीषण गर्मी है तो कहीं बारिश की वजह से बाढ़ तबाही मचा रही है। यूरोप से लेकर एशिया तक जगह जगह मौसम का कहर चल रहा है। दुनिया में कई हिस्सों में इस समय मौसम की मार लोग झेल रहे हैं। देखिए ये रिपोर्ट। ब्रिटेन, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल ही नहीं, पूरा का पूरा यूरोप गर्मी में जल रहा है, झुलस रहा है। एक बड़े भूभाग में जिंदगी उबल सी रही है, लेकिन दुनिया के दूसरे हिस्से में जल जिंदगी निकल रहा है। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, लुइसियाना, सेनेगल, साउथ कैरोलिना, कनाडा, हिंदुस्तान से लेकर पाकिस्तान तक, अमेरिका से लेकर दक्षिण अफ्रीका तक पानी की आसमानी बारिश हो रही है। एक तरफ धूप और गर्मी जान ले रही है, दूसरी तरफ सैलाब संघार कर रहा है। दुनिया के कई देश इस वक्त बारिश, बाढ़ और तबाह करने वाले तूफान से परेशान हैं। अमेरिका के लुइसियाना में ऐसी बारिश हुई कि पूरा शहर पानी पानी हो गया। पेड़ टूट गए, सड़कें धंस गईं, ट्रैफिक सिग्नल ने सरेंडर कर दिया। सड़कों पर इतना पानी भर गया कि गाड़ियां बोट बन गईं, यानी तैरने लगी। ये भी अमेरिका की तस्वीर है, साउथ कैरोलिना की। यहाँ भी आसमान से इतना पानी गिरा कि शहर दरिया बन गया। जीवन के साथ साथ वाहन भी जल से जूझने लगे। अमेरिका के हवाई में गरजता समंदर डरा रहा है। समुद्र से ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। हाई टाइड शहर को दहशत में डाल रहा है। सेनेगल में बाढ़ ने ऐसा संकट खड़ा कर दिया कि पूछिए मत, पूरा शहर तैर रहा है। घर से लेकर सड़क तक कमर भर पानी भरा हुआ है। गाड़ियां तैर रही हैं, जिंदगी बंधक बनी हुई है। थाईलैंड की सड़कें समंदर बन चुकी हैं, लहरें गरज रही हैं, लिहाजा जान बचाने के लिए लोग सुरक्षित जगहों पर भाग रहे हैं। कुछ इस तरह। कनाडा तूफान से परेशान है। तेज तूफान में सब कुछ उड़ रहा है, बह रहा है। इस तूफान के साथ फ्लैश फ्लड आया। कुदरत ने दो तरफा वार किया तो जिंदगी बेबस हो गई। और स्वदेश खबर में अब तक के लिए इतना ही। मैं आदित्य राव, आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए देखते रहें 18 स्वदेश। नमस्कार।